हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 27th लेक्चर। ये मेरा 27th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इस टाइम जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है वो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय सेकंड लेक्चर वीडियो। ये मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है इस चैप्टर पे, कैपिटल स्ट्रक्चर के इस चैप्टर पे। ठीक है, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो पिछले 25 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है जिसमें मैं बहुत डिटेल में ये सारे ही टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको इस समय दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हम बहुत डिटेल में पिछले 25 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम इसके आगे पढ़ रहे हैं। अभी हम कैपिटल स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं जिसमें मैं एक लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने मीनिंग क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का एंड क्या फीचर्स हैं एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के, ये हमने पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ा था। हमने देखा था कि 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर की कुछ थ्योरीज हैं, 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं लेकिन आपके सिलेबस में 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, बुक्स में 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, वो हमें पढ़ना है। तो वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। तो वैसे कैपिटल स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया है ना, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कैपिटल मतलब पूंजी, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा कैपिटल होगा, ठीक है, पूरी जो पूंजी होगी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें कितना इक्विटी का पोर्शन होगा, कितना डेब्ट का पोर्शन होगा, ये प्लान करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको प्लान करना ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, अब हमें आगे पढ़ना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज क्या है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज दी गई हैं वो बेसिकली थ्योरी किससे रिलेटेड है, उन थ्योरी में कोशिश की गई है स्टैब्लिश करने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म। अभी जो हम 4 थ्योरीज पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की, उन थ्योरीज में क्या एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है, रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड जो वैल्यू ऑफ फर्म है, इनके बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसकी स्टडी की गई थी, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई थी कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इन थ्योरीज में डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये जो 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसमें कुछ थ्योरी में कहा गया है कि हाँ एग्जिस्ट करता है, कुछ में कहा गया है कि नहीं, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म। तो वही बेसिकली इस थ्योरी जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है तो उसमें एक्सप्लोर किया गया है रिलेशनशिप बिटवीन यूज ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। यूज ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी मतलब बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर, जो डेब्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग जो है, यानी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है एंड वैल्यू ऑफ फर्म, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये एक्सप्लोर किया गया है इन थ्योरीज के बीच में, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको स्टडी करने की कोशिश किया गया है इन थ्योरीज में। ठीक है, तो बहुत सारी थ्योरी दी गई है, देयर आर सेवरल कंपीटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। ठीक है, और ये जो थ्योरीज का जो आउटपुट है ये थोड़ा सा वेरी कर रहा है, मैंने बताया था ना बहुत सारी थ्योरीज है। इवन हम लोग 4 जो थ्योरीज पढ़ेंगे इसमें कुछ थ्योरी में कहा गया है कि रिलेशनशिप है, कुछ में कहा गया है कि रिलेशनशिप नहीं है। तो वही हमें पढ़ना है 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इन थ्योरी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है रिलेवेंट थ्योरी, एक है इररिलेवेंट थ्योरी। रिलेवेंट थ्योरी इसका मतलब क्या है, रिलेवेंट थ्योरी कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर, ये CS मतलब है कैपिटल स्ट्रक्चर। रिलेवेंट थ्योरी कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ फर्म को, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म इनके बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फर्म, ये कहती है रिलेवेंट थ्योरी। इररिलेवेंट थ्योरी क्या कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी हो इससे वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये कहता है इररिलेवेंट थ्योरी। ठीक, तो ये तो हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट थ्योरी। बट रिलेवेंट में कौन कौन सी थ्योरी आती है, रिलेवेंट में आती है आपकी NI थ्योरी, NI मतलब नेट इनकम थ्योरी एंड ट्रेडिशनल थ्योरी।
रिलेवेंट में आती है एनआई थ्योरी एंड ट्रेडिशनल थ्योरी। ठीक है, ये दोनों हमें पढ़ना है रिलेवेंट में। और इररिलेवेंट में दो थ्योरीज आती है, एनओआई। एनओआई मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी एंड मॉडिगिलानी मिलर थ्योरी। ये साइंटिस्ट का नाम है, इसको एमएम थ्योरी शॉर्ट में कहते हैं। तो मॉडिगिलानी मिलर थ्योरी, तो ये चार थ्योरी हमें पढ़नी है। ठीक, दो रिलेवेंट है, दो इररिलेवेंट है। रिलेवेंट क्या कहती है? रिलेवेंट कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फर्म। इररिलेवेंट क्या कहती है? कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ फर्म पे। ठीक है, तो एनआई अप्रोच, ट्रेडिशनल थ्योरी, एमएम थ्योरी, एनओआई अप्रोच या एनओआई थ्योरी, तो ये चार थ्योरीज हमें पढ़नी है। ठीक, तो एक एक करके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनआई थ्योरी या कह लीजिए एनआई अप्रोच। एनआई मतलब नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, नेट इनकम अप्रोच। तो सबसे पहले ये थ्योरी दी किसने थी? ये दी थी डेविड ड्यूरेंट। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है? डेविड ड्यूरेंट ने ये थ्योरी दी थी। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो चेंज है फाइनेंशियल लिवरेज में, उससे क्या आता है। देखिए, फाइनेंशियल लिवरेज आपके लिए शायद न्यू वर्ड हो। लिवरेज एनालिसिस पे वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अभी। ठीक है, सेपरेट वीडियो अभी मेरा आएगा कुछ दिनों में लिवरेज पे, लिवरेज एनालिसिस में, जिसमें हम फाइनेंशियल लिवरेज देखेंगे। बट अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। लिवरेज मतलब कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट का जो पोर्शन है, ठीक है, डेप्ट का जो पोर्शन है दैट इज लिवरेज। तो ये जो थ्योरी है एनआई थ्योरी, ये क्या कहती है कि चेंज इन फाइनेंशियल लिवरेज रिजल्ट इन चेंज इन कैपिटल कॉस्ट। अगर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में फाइनेंशियल लिवरेज चेंज किया जाए, यानी डेप्ट का प्रोपोर्शन चेंज किया जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल कॉस्ट होगी, कैपिटल कॉस्ट समझ रहे हैं ना, ये जो पूंजी, जो ऑर्गेनाइजेशन की पूंजी, ऑर्गेनाइजेशन ने जो इक्विटी के फॉर्म में, ये जो डेब्ट के फॉर्म में जो पैसा उठाया है, इसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कीमत भी तो देनी पड़ती है, कॉस्ट देनी पड़ती है ना। जैसे अगर कोई लोन उठाते हैं तो उस पे क्या इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। डिवेंचर, अगर कंपनी डिवेंचर के फॉर्म में पैसा उठाती है तो उस पे भी क्या होता है, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज द कॉस्ट। वो कॉस्ट है इस कैपिटल की, जो पूंजी, जो कैपिटल उठाया मार्केट से कंपनी ने, उस पे कंपनी को जो कॉस्ट देनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल कॉस्ट। तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि चेंज इन फाइनेंशियल लिवरेज, यानी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर जो डेप्ट का पोर्शन है उसमें अगर चेंज करेंगे, तो क्या चेंज होगा? कंपनी का जो कैपिटल कॉस्ट है, इस ये जो कैपिटल है इसकी कॉस्ट में चेंज आएगा। ठीक है, अगर कंपनी ज्यादा डेप्ट का पोर्शन रखती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, अगर डेप्ट का पोर्शन, डिबेंचर का पोर्शन ज्यादा रखती है, तो क्या होगा? कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर की साइज तो बढ़ेगी, बट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? कम होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। आपने अगर मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसको अगर देखा होगा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब मैं पहले ही कवर कर चुकी हूँ। तो मैं, वैसे अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो आपको आइडिया होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए, जो डेप्ट का जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो होता है ये कम होता है किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। कंपनी अगर डेप्ट के फॉर्म में पैसा उठाती है ना, डिबेंचर के फॉर्म में, तो वो कंपनी को सस्ता पड़ता है, उसकी कॉस्ट कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है, डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट पे करती है, इस पे कंपनी को क्या मिलता है? इस पे कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो अगर, तो यहाँ पे बात की जा रही है, तो ड्यूरेंट, ये जो डेविड ड्यूरेंट थे, इन्होंने क्या कहा कि अगर कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें अगर फाइनेंशियल लिवरेज हो, यानी डेप्ट का पोर्शन अगर ज्यादा हो, तो क्या होगा? तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेप्ट का अगर पोर्शन ज्यादा होगा तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? कम होगा। डेप्ट ज्यादा, ठीक है, तो यानी कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम होती है। ठीक है, बता दिया था ये मैंने, तो भी बताया था जहां पे मैंने कॉस्ट ऑफ डेप्ट का जो सेपरेट वीडियो है वहां पे भी डिस्कस हुआ था। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम होता है, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट अगर कम होगा तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कम होगा। ठीक है, अगर डेप्ट का पोर्शन ज्यादा होगा तो डेप्ट की, क्योंकि कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। और अगर कॉस्ट कम तो वैल्यू ज्यादा, कॉस्ट कम तो वैल्यू ज्यादा। ये बात समझ रहे हैं ना? देखिए, एक होता है कॉस्ट, एक है प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कह लेते हैं इसे, चलिए। देखिए, जितना खर्चा कम, कॉस्ट मतलब खर्चा, जितना खर्चा कम उतना प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा ना, उतनी वैल्यू ज्यादा।
जितना खर्चा कम उतना प्रॉफिट ज्यादा, उतनी वैल्यू ज्यादा, बस वही वाला कॉन्सेप्ट है। जितना डेप्ट का पोर्शन ज्यादा, तो डेविड ने क्या कहा कि जितना डेप्ट का पोर्शन ज्यादा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर में, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतना ही कम होगा, और कॉस्ट जितनी कम, वैल्यू ऑफ फर्म विल बी हायर। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। डेप्ट का पोर्शन ज्यादा तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी हायर, वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, हायर होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है कि फाइनेंशियल लिवरेज में अगर चेंज आता है तो इससे क्या होगा, कैपिटल की कॉस्ट में चेंज आएगा। अगर ज्यादा डेप्ट होगा, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट का डिबेंचर का पोर्शन ज्यादा होगा, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी लेस, वो कम होगा, और कॉस्ट कम तो वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी मोर। कॉस्ट कम तो वैल्यू क्या होगा फर्म का, वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये है एनआई अप्रोच। तो एनआई अप्रोच क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एनआई अप्रोच में डेविड ड्यूरेंट ने क्या कहा कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। जब ऑर्गेनाइजेशन अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान में रख के किया जाता है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। ठीक है, तो यानी ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर चेंज आया, तो यहां से अभी इस वाले स्टेटमेंट से आपने समझा ना, ये जो स्टेटमेंट है इससे समझा ना, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट कर रहा है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट का पोर्शन अगर ज्यादा कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल कम, यानी मार्केट वैल्यू ज्यादा। तो इस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट कर रहा है वैल्यू ऑफ फर्म को। ठीक, तो एनआई अप्रोच वैसे भी क्या थी, रिलेवेंट थ्योरी। एनआई अप्रोच क्या थी, रिलेवेंट थ्योरी। रिलेवेंट यानी कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट डालता है। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है, और यही किसने कहा था, डेविड ड्यूरेंट ने अपने इस थ्योरी में। ठीक है, अब इस थ्योरी के कुछ एजम्पशंस भी हैं। मतलब जो डेविड ड्यूरेंट की ये जो नेट इनकम अप्रोच की जो थ्योरी है, ये कब वर्क करेगी, ये कब वैलिड है, ये वैलिड तब है जब ये फॉलोइंग एजम्पशंस ट्रू है तब। ठीक है, तो थ्योरीज के साथ आपको एजम्पशन भी दिए गए हैं, आपको एजम्पशन भी लिखने हैं अगर एग्जाम में आया तो सबसे पहला एजम्पशन क्या था, सबसे पहला एजम्पशन था कि फर्म एम्प्लॉय ओनली टू टाइप ऑफ कैपिटल, यानी फर्म में केवल दो टाइप के कैपिटल हैं, डेप्ट है, इक्विटी है। ये पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन क्या था कि फर्म की पॉलिसी क्या है, 100% डिविडेंड, यानी 100% डिविडेंड पे आउट हो रहा है, यानी जितना प्रॉफिट हो रहा है पूरा 100% डिविडेंड दिया जा रहा है। तीसरा एजम्पशन क्या था कि ऑपरेटिंग अर्निंग जो है फर्म की, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ऑपरेटिंग अर्निंग ग्रो नहीं कर रही है। अगला जो एजम्पशन था वो ये था कि बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट, इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, एंड बिजनेस रिस्क इंडिपेंडेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर से। ठीक है, एंड पर्सनल एंड कॉर्पोरेट टैक्स को यहाँ पे इग्नोर किया गया है, माना गया है कि कोई पर्सनल टैक्स, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। तो ये 5 एजम्पशन है एनआई थ्योरी के। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो एनआई थ्योरी क्या है, एनआई थ्योरी डेविड ड्यूरेंट ने दी थी। इसने क्या कहा था कि जैसे जैसे डेब्ट का पोर्शन कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ेगा, वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो वैल्यू ऑफ फर्म विल राइज। तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट डालता है। ठीक, तो ये कहा था एनआई अप्रोच में। ठीक, और ये इसके एजम्पशन है, राइट। चलिए, अब 3 और थ्योरी बच रही है, आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी मई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो ये होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, मई 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ठीक है, एंड अगर मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो मेरे फर्स्ट चैनल और मेरे सेकंड चैनल दोनों को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस है उनके नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, राइट। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था, राइट। चलिए अगली थ्योरी पढ़ते हैं, एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, तो ये अप्रोच भी किसने दिया था, ये थ्योरी भी डेविड ड्यूरेंट ने ही दी थी। ठीक है, डेविड ड्यूरेंट ने भी यही थ्योरी दी थी। एंड ये जो एनओआई अप्रोच है, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच का एकदम जस्ट अपोजिट बात इसमें कही गई। ठीक है, एनआई जो अप्रोच था वो क्या थी, रिलेवेंट थ्योरी। वो थी रिलेवेंट थ्योरी, वो क्या कहती थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फर्म।
और एनओआई अप्रोच क्या है? दिस इज इररिलेवेंट थ्योरी। ये इररिलेवेंट थ्योरी है। ये क्या कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यू ऑफ फर्म से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ एनआई अप्रोच। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है एनओआई अप्रोच में क्या है कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज। यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करे, डेप्ट का या इक्विटी का कोई भी प्रोपोर्शन चेंज करे, इससे वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये बात कही गई थी एनओआई में। ठीक है, समझ में आया? एनओआई में क्या कहा गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करे तो उससे वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। फिर इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों इंपैक्ट नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा, डेविड ड्यूरेंट ने कहा कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इसको कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया डेविड ड्यूरेंट ने। इन्होंने कहा कि अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है देन दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को अगर फाइंड आउट करना है तो इट कैन बी फाइंड आउट बाय कैपिटलाइजिंग द एनओआई। ठीक है, एनओआई को कैपिटलाइज करते हैं किस पे? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ रहे हैं ना? इक्विटी और डेब्ट का जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इससे कैपिटलाइज किया जाता है। ठीक है, इससे क्या निकल के आता है? इससे निकल के आता है वैल्यू ऑफ द फर्म। तो डेविड ड्यूरेंट ने बताया कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ द फर्म इज एन ओ आई डिवाइडेड बाई के नॉट। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, अब फिर इसके बाद इन्होंने ये बात कही कि एनओआई इज कांस्टेंट, नेट ऑपरेटिंग इनकम इज कांस्टेंट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कांस्टेंट। तो अगर दो ये चीजें कांस्टेंट है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज से वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, एनओआई कांस्टेंट है, के नॉट कांस्टेंट है, तो यानी वैल्यू ऑफ फर्म इज कांस्टेंट। तो यानी इसका कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वही बात है, इफ एनओआई एंड के नॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनेंसिंग मिक्स। ठीक है, एनओआई का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज करिए, एनओआई पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज करिए, के नॉट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन यानी ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, इनका कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई चेंज करने से इन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। तो यानी वैल्यू ऑफ फर्म इन्हीं से तो निकलती है वैल्यू ऑफ फर्म। तो इसका मतलब क्या है कि वी विल बी कांस्टेंट। वी कांस्टेंट है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज। कैपिटल स्ट्रक्चर की चेंज से उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ फर्म क्या है? एनओआई डिवाइडेड बाई के नॉट। अगर इन दोनों पे कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज करने से इन दोनों पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ फर्म पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही कहा गया था एनओआई अप्रोच में कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है वैल्यू ऑफ फर्म पे। ठीक है, तो ये थी दूसरी थ्योरी। अब इसके भी कुछ assumptions थे। इसके assumption क्या थे कि स्प्लिट बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। एनओआई अप्रोच का सबसे पहला assumption क्या था कि जो डेब्ट इक्विटी में जो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में जो चेंज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला इनका assumption क्या था कि डेब्ट कैपिटलाइजेशन, बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी टैक्स को इग्नोर किया गया था। तो ये तीन बेसिक assumptions थे एनओआई अप्रोच के। ठीक, चलिए तीसरी थ्योरी पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी। तीसरा पढ़ते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी। तो ट्रेडिशनल थ्योरी का एक दूसरा नाम भी है, इसको इंटरमीडिएट अप्रोच भी कहते हैं, इंटरमीडिएट थ्योरी भी कहते हैं। अब इसे क्यों कहते हैं इंटरमीडिएट थ्योरी? क्योंकि दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन एनआई अप्रोच एंड एनओआई अप्रोच। एनआई अप्रोच क्या कहता था कि कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म इसके बीच में रिलेशन है। ठीक है, एनओआई क्या कहता था? कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज एंड वैल्यू ऑफ फर्म में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और ये जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू थ्योरी। इन दो थ्योरी के बीच की बात ये ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है। ठीक है, तो इस थ्योरी में क्या कहा गया एक बार बताती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म कैन बी इंक्रीज्ड। जो वैल्यू ऑफ फर्म है इसको इंक्रीज किया जा सकता है अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है कैन बी रिड्यूस। वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज किया जा सकता है, या कह लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम किया जा सकता है, अगर जो डेब्ट एंड इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन है, बेसिकली जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, अगर उसका जुडिशियस मिक्स होगा, तो वैल्यू ऑफ फर्म कैन बी इंक्रीज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी डिक्रीज। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी रिड्यूस अगर कैपिटल स्ट्रक्चर जो है प्रॉपरली, अगर जुडिशियस मिक्स है, अगर सही ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है,
तो वैल्यू ऑफ फर्म जो है इंक्रीज हो सकती है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो सकता है। तो इन्होंने क्या कहा, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, इनका ये मेन पॉइंट है थर्ड। इन्होंने क्या कहा कि फर्म की वैल्यू, ठीक है, जैसे जैसे हम डेप्ट का पोर्शन बढ़ाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट डेप्ट प्लस इक्विटी है, किसी भी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट प्लस इक्विटी है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम डेप्ट का पोर्शन बढ़ाते जाते हैं फर्म की वैल्यू बढ़ती जाती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या क्या कहा गया कि जैसे जैसे डेप्ट का पोर्शन बढ़ाते जाते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेस, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लेवल तक ही बढ़ती है। उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म, जैसे जैसे डेप्ट का पोर्शन बढ़ाते जाएंगे वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, बट ओनली अप टू अ सर्टेन पॉइंट। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट हो जाएगी, और उसके बाद भी अगर हम डेप्ट का पोर्शन बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म विल डिक्रीज, वैल्यू ऑफ फर्म घटेगी, ठीक है। ये कुछ इसका ग्राफ है, ये अगर समझ लीजिए वैल्यू ऑफ फर्म है, तो क्या कहा गया कि फर्म की वैल्यू इंक्रीज करेगी अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ डेप्ट। जैसे जैसे आप जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें डेप्ट का जो पोर्शन है, सपोज करिए पहले डेप्ट था 20% और ये था 80%, ठीक है, बाद में डेप्ट का पोर्शन इसमें 30% किया गया, फिर 40% किया गया। तो जैसे जैसे डेप्ट का पोर्शन बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म पहले तो इंक्रीज होगी, इस थ्योरी में कहा गया कि वैल्यू ऑफ फर्म पहले इंक्रीज होगी, लेकिन ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल, देखिए कहा गया ना ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल, एक सर्टेन लेवल तक ही होगी। उसके बाद आप डेट बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन कांस्टेंट, उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट रहेगी, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, डेप्ट के चेंज करने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एनओआई की बात कर रहा है, डेप्ट के उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट उसके बाद भी अगर डेप्ट का पोर्शन बढ़ाते जाएंगे, जैसे नहीं 60% डेप्ट हो गया या आगे चल के 70% हो गया या 80% अगर डेप्ट हो गया, तो उसके बाद अगर डेप्ट का पोर्शन बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म विल डिक्रीज, वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, घटने लगेगी। क्यों घटने लगेगी, बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ बोरोइंग, क्योंकि मैंने बताया था ना डेप्ट का पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट इज रिस्की, ठीक है। रिस्की क्यों है, क्योंकि एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देना ही है डिवेंचर होल्डर को, कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही है। तो उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म फॉल करेगी, ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो ट्रेडिशनल थ्योरी में क्या कहा गया कि जैसे जैसे डेप्ट का पोर्शन बढ़ाएंगे पहले तो वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी, ठीक है, यानी एनआई की तरह पहले इंक्रीज होगी, उसके बाद इट विल रिमेन कांस्टेंट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, डेप्ट एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ाएंगे तो पहले तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट हो जाएगी, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा डेप्ट बढ़ाने का, और उसके बाद भी अगर डेप्ट का पोर्शन आप बढ़ाते जाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में तो वैल्यू ऑफ फर्म विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ बोरोइंग, ठीक। तो यानी इस अप्रोच में क्या हुआ, एनआई की बात भी कही गई, एनओआई की बात भी कही गई। तो इसीलिए ये क्या है, इंटरमीडिएट थ्योरी या कह लीजिए ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं हमारी लास्ट थ्योरी, दैट इज एमएम अप्रोच, मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच। तो मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच क्या है, इररिलेवेंट थ्योरी है, ये क्या थी, इररिलेवेंट थी ना। तो यानी दिस इज सिमिलर टू एनओआई अप्रोच, ये एनओआई अप्रोच की तरह सिमिलर है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स, यानी अगर टैक्स वगैरह को इग्नोर किया जाए, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स फर्म की जो मार्केट वैल्यू है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म की जो मार्केट वैल्यू है एंड जो फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इट इज इनवेरिएंट, यानी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज का। यानी ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल स्ट्रक्चर में आप कोई भी चेंज करिए, फर्म का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, फर्म की वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, भले ही आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करिए। तो दिस इज एमएम अप्रोच, ठीक है। और इस थ्योरी में कहा गया कि मार्केट वैल्यू किस बात से डिटरमाइन की जाती है, मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच में कहा गया कि मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है, मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग, फ्यूचर में जो अर्निंग होने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के वैल्यू ऑफ फर्म डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, आप चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी चेंज करिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी चेंज करिए, ठीक है। तो यही कहा गया मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच में, ठीक। अब कुछ एजम्पशन देख लेते हैं। सबसे पहला एजम्पशन क्या था, मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच का सबसे पहला एजम्पशन था परफेक्ट कैपिटल मार्केट। परफेक्ट कैपिटल मार्केट का क्या मतलब है कि जो भी शेयर्स है, जो भी डिवेंचर्स हैं, दे आर ट्रेडेड इन परफेक्ट कैपिटल मार्केट, वो परफेक्ट कैपिटल मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। दूसरा इनका एजम्पशन क्या था, रिस्क, यानी जो रिस्क है इन्वेस्टर का, इन्होंने क्या डिफाइन किया था, रिस्क क्या है, रिस्क इज द वेरिएबिलिटी ऑफ एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम में जो वेरिएशन आ रहा है, दिस इज द रिस्क, ठीक है।
अगला जो इनका अजम्पशन था दैट इज नो टैक्स, वही बताया ना, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है टैक्स को, देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, नो इनकम टैक्स, ठीक है, उसे इग्नोर किया गया है। अगला जो एजम्पशन है दैट इज फुल पे आउट, फुल पे आउट मतलब 100% पे आउट, ऑर्गेनाइजेशन को जो भी अर्निंग हो रही है वो 100% डिविडेंड पे आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 अजम्पशंस थे मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच के, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे बाइंड अप करती हूँ। ये थी 4 थ्योरीज कैपिटल स्ट्रक्चर की, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, आप लाइक करेंगे तभी मैं अगला वीडियो अब डालूंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर शायद मेरा लिवरेज एनालिसिस पे आए या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये 2 टॉपिक बच रहे हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।